1984 1984 में इंदिरा गांधी कत्ल हो चुकी थीं, लेकिन जो मजहबी तकसीम वो मुल्क में छोड़कर गई थी उसने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। इसी तकसीम से फायदा उठाया एक नई उभरती हुई पार्टी ने, जिसके दो नारे थे। एक था अयोध्या में राम मंदिर की तामीर करना और दूसरा था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके इसे इंडिया के मुस्तकिल कंट्रोल में ले आना। ये जमात साथियों भारत को अमलन एक सेकुलर स्टेट के बजाय थियोक्रेटिक स्टेट में यानी मजहबी रियासत के रंग में रंगना चाहती थी। ये जमात आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी थी। बीजेपी ने ताकतवर सियासी जमात कांग्रेस का मुकाबला कैसे किया और कैसे भारतीय सियासत का रुख तब्दील करके रख दिया। मैं हूं फैसल उराइच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज की आखिरी किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। बीजेपी भारत की इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग थी। आरएसएस भारत की आज़ादी से बहुत पहले 1925 में कायम हुई थी। इसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्ववाद थी, जिसका आसान जुबान में मतलब यह है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का वतन है। भारत की आज़ादी के बाद 1951 में आरएसएस का पॉलिटिकल विंग जनसंघ पार्टी के नाम से कायम हुआ था। इस पार्टी ने पंडित नेहरू के दौर में यह तहरीक चलाई थी कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, जो कि भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के तहत दिया गया था, वो ख़त्म कर दिया जाए। आर्टिकल 370 इस वजह से बनाया गया था कि भारत ने यूएन में कश्मीर को मुतनाज़े डिस्प्यूटेड इलाका माना था। इसी वजह से कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होने तक इसे स्पेशल स्टेटस दिया गया था। आर्टिकल 370 के तहत भारत का आइन कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता था। कश्मीर का आइन, उसका झंडा और उसके कवानीन भी अलग थे। भारतीय शहरियों को वहाँ मुस्तकिल रहने और जायदाद खरीदने का हक नहीं था। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें इन असूलों के, इन आइन की शिकों के खिलाफ थी। उनका मानना था कि कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, इसलिए इस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही अप्लाई होना चाहिए। इसी वजह से जनसंघ आर्टिकल 370 के खिलाफ तहरीक चला रही थी, मगर इसे अवामी हमायत हासिल नहीं थी। 1980 में जनसंघ के लीडर्स ने तय किया कि उन्हें पब्लिक सपोर्ट हासिल करने के लिए अपना नाम बदल लेना चाहिए, पार्टी को एक नई लुक देनी चाहिए। चुनाचे उन्होंने पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रख लिया और बड़े पैमाने पर मेंबरशिप शुरू कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले सदर मुंतखब हुए। बीजेपी ने अपने क़याम के फौरी बाद जिस इशू पर काम किया वो कश्मीर नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर था। गालिबन इसलिए कि यही वो सबसे अहम इशू था जिसकी बुनियाद पर बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में हिंदू नेशनलिस्ट वोट बैंक खड़ा कर सकती थी। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में लखनऊ के करीब अयोध्या में कायम थी और इसे हिंदुस्तान के पहले मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 16वीं सेंचुरी में 16वीं सदी में तामीर करवाया था। लेकिन हिंदुओं के एक बड़े तबके का मानना था कि मस्जिद के मुकाम पर देवता राम पैदा हुए थे और मस्जिद से पहले यहाँ उनका मंदिर हुआ करता था। उनका इल्ज़ाम था कि शहनशाह बाबर ने इसी मंदिर को गिराकर यहाँ बाबरी मस्जिद तामीर की थी। हिंदू इंतहा पसंद इस मस्जिद को गिराकर यहाँ अपने अकीदे के मुताबिक राम मंदिर तामीर करना चाहते थे। ज़ाहिर है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों समेत इस दावे को मुस्तरद करती थी। मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि रामायण के हीरो यानी राम कोई हकीकी तारीखी किरदार थे, लेकिन हिंदुओं के जज्बात और देवमाला में वो एक हिस्टोरिकल करैक्टर ही माने जाते हैं, तारीखी फिगर माने जाते हैं। बाबरी मस्जिद पर पहली बार हिंदू मुस्लिम तनाज़ा 1855 में खड़ा हुआ था, जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत आ चुकी थी। इसके बाद वक्फे से फसादात भी हो चुके थे। चंद एक बार ये केस अदालत में भी गया था, अंग्रेज़ की अदालत में, लेकिन कोर्ट भी हतमी तौर पर इस मसले को हल नहीं कर सकी थी। अंग्रेज़ों ने इसका हल आर्जी तौर पर यूँ निकाला था कि मस्जिद में एक बाड़ तामीर करके इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। मस्जिद की मरकज़ी इमारत में मुसलमान इबादत कर सकते थे, जबकि सहन में हिंदुओं को इबादत की इजाज़त थी। 1947 में भारत की आज़ादी तक यही सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रही, लेकिन आज़ादी के 2 बरस बाद 1949 में ये मामला ज़्यादा संगीन हो गया। वो ऐसे कि एक दिन मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति ज़ाहिर हो गई। इंडियन राइटर रामचंद्रा के मुताबिक मूर्ति ज़ाहिर नहीं हुई थी बल्कि एक सरकारी अफसर की मदद से रखवाई गई थी। लेकिन इस पर यह मशहूर कर दिया गया कि मूर्ति का मस्जिद में ज़ाहिर होना एक मोजज़ा, एक मिरेकल है, जिसका मतलब यह है कि राम भी यही चाहते हैं कि उन्हें उनकी जाए पैदाइश वापस मिल जाए। इस मूर्ति के बाद से झगड़ा मजीद बढ़ गया।
भारतीय सरकार ने मजीद किसी मसले से बचने के लिए मस्जिद को मुतनाज़ा जायदाद डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी करार देकर इसे सील कर दिया। इसके बाद से मुसलमानों को यहाँ इबादत की इजाज़त नहीं मिल सकी। 1950 से 61, 1950 से 61 तक उत्तर प्रदेश की अदालतों में बाबरी मस्जिद के हवाले से कम 4 मुकदमात भी फाइल किए गए। 1980 की दिहाई 1980s में भी ये मुकदमात अभी ज़ेर समाअत थे, लेकिन एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद ने जन्मभूमि मूवमेंट के नाम से एक तहरीक शुरू कर दी। इस तहरीक का मकसद मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाना था। बीजेपी और इसके पेरेंट आरएसएस शुरू ही से इस मूवमेंट का हिस्सा बन चुकी थी। बीजेपी ने 1984 में राम मंदिर के नारे पर ही इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन इलेक्शन में इसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इसकी वजह ये थी कि कुछ दिन पहले ही अक्टूबर 84 में कांग्रेस लीडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कत्ल हुई थी। इसी वजह से दिसंबर 84 में जब इलेक्शन हुए तो अवामी हमदर्दी का बहुत बड़ा वोट कांग्रेस को मिला। लोकसभा की 516 में से 404 सीट्स कांग्रेस को मिल गई। कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी वजीर आजम बन गए। इस इलेक्शन में बीजेपी की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही, उसे सिर्फ 2 सीटें मिली थी। लेकिन बीजेपी ने जन्मभूमि मूवमेंट को नहीं छोड़ा, बल्कि इसे पूरे जोरों शोर से चलाना जारी रखा। फिर यह हुआ कि इस मुहिम को भारत के सरकारी टीवी दूरदर्शन से एक गैर मुतवक्किल मदद भी मिली। हुआ ये कि दूरदर्शन ने 1987 में देवता राम के मुतल्लिक लिखी गई किताब रामायण पर इसी नाम से एक ज़बरदस्त सीरियल बना दी। 87 एक साथ 87 एपिसोड्स पर मुश्तमिल ये सीरियल 1 बरस तक टीवी पर दिखाई जाती रही। ये वो दौर था जब टीवी भारत में घर घर पहुंच रहा था। हर साल 30 लाख टेलीविज़न फरोख्त हो रहे थे। दूरदर्शन की रामायण सीरियल को कम से कम 8 करोड़ लोगों ने भारत में टीवी पर देखा। ये दिलचस्प मजहबी सीरियल बेहद मकबूल हुई। जिनके घरों में टीवी नहीं थे वो अवामी जगहों पर मौजूद टीवी सेट्स पर जाकर ये सीरियल देखा करते थे। रामायण सीरीज बनाने वालों ने राम के साथ मुंसलिक मजहबी जज्बात को और भी उजागर कर दिया। इससे बीजेपी की राम मंदिर कैंपेन के लिए पब्लिक सपोर्ट बहुत हमवार हुई। 1988 में रामायण सीरीज खत्म हुई। अगले बरस 1989 में राम मंदिर के मसले पर मजहबी तकसीम और बढ़ गई, इतनी बढ़ी कि हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। खास तौर पर बिहार के शहर भागलपुर में तो 2 माह तक फसादात जारी रहे। तकरीबन 1000 लोग मारे गए, जिनमें 90% मुसलमान थे। इन फसादात में कम से कम 50,000 लोग बेघर भी हुए। इन्हीं फसादात के दौरान नवंबर 1989 के रोज इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद के सामने एक खास पूजा की। इस पूजा में बहुत सी ईंटें रखी गईं जिन पर राम का नाम लिखा हुआ था। इन्हें रखने वाले चाहते थे कि ईंटों को राम मंदिर की तामीर में इस्तेमाल किया जाए। इस पूजा से हिंदू मुस्लिम फसादात जो पहले से जारी थे वो और तेज हो गए। इसी सब के दौरान हिंदू मिडिल क्लास में भी बीजेपी की सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन बीजेपी की मकबूलियत सिर्फ इसी मजहबी नारे की वजह से नहीं थी, बल्कि उन्हीं दिनों हुक्मरान जमात कांग्रेस में एक आपसी खटपट भी चल रही थी जो उनके बहुत काम आई, क्योंकि कांग्रेस में अब दरअसल फूट पड़ चुकी थी। राजीव गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह सियासी इख्तलाफात की वजह से पार्टी से अलग हो गए थे। उन्होंने जनता दल के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली थी और कांग्रेस के मुकाबले में आ गए थे। इस तरह कांग्रेस का वोट जनता दल कांग्रेस पार्टी और मेन कांग्रेस पार्टी में तकसीम होकर टूट फूट गया था और भागलपुर फसादात के माहौल में नवंबर के आखिर में लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले थे। कांग्रेस पार्टी की टूट फूट का नतीजा इलेक्शन के बाद सामने आ गया। कांग्रेस का वोट बैंक बुरी तरह तकसीम हुआ था। राजीव गांधी की कांग्रेस ने 197 जबकि वीपी सिंह की जनता दल कांग्रेस ने 142 सीट्स जीती थी। इसी इलेक्शन में पहली बार बीजेपी ने 86 सीट्स पर कामयाबी हासिल करके झंडे गाड़ दिए थे। यानी अब असल में बीजेपी ही किंग मेकर की पोजीशन में थी। बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले पर जनता दल की हमायत शुरू कर दी। यूं वीपी सिंह नए वजीर आजम बन गए और बीजेपी हुक्मरान अलायंस का हिस्सा बन गई। ये मूव बीजेपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ से पार्टी ने राम मंदिर बनाने की मुहिम और भी तेज कर दी। अगले वर्ष 1990 में बीजेपी ने राम रथ यात्रा का आगाज किया, जिसने भारत को बिल्कुल बदल दिया। उन्नीस 1990 में बीजेपी के सदर लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए राम रथ यात्रा शुरू की। ये एक बड़ी रैली थी जिसे भारत के तमाम अहम शहरों से गुजरते हुए अयोध्या में बाबरी मस्जिद तक पहुंचना था। एल.के. आडवाणी की क़यादत में बीजेपी ने 25 सितंबर को भारतीय रियासत गुजरात में मशहूर ज़माना सोमनाथ मंदिर से इस यात्रा का आगाज़ किया।
ये रैली मुंबई, हैदराबाद, नागपुर और दिल्ली से होते हुए अयोध्या की तरफ बढ़ी। जहां जहां से रैली गुजरी वहां वहां फसादात भी हुए। सिर्फ रियासत गुजरात में ही फसादात के दौरान 100 लोग मारे गए। लेकिन जब ये रैली रियासत बिहार में पहुंची तो रियासत के वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने सख्त एक्शन लिया। उन्होंने LK आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने रैली के शुरका को बिहार में कोई भी सख्त एक्शन नहीं करने दिया। तमाम रथ यात्रा आडवाणी के बगैर ही अयोध्या की तरफ बढ़ती रही। यहाँ तक कि 30 अक्टूबर के रोज हजारों एक्टिविस्ट अयोध्या में दाखिल हो गए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव ने ऐलान कर रखा था कि बाबरी मस्जिद के करीब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उन्होंने शहर में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के 28,000 जवान भी तैनात कर दिए थे। इन जवानों को हुक्म था कि उन्हें हर कीमत पर बाबरी मस्जिद की हिफाजत करनी है। लेकिन बीजेपी के जोशीले रुकावटें तोड़ते हुए बाबरी मस्जिद में दाखिल हुए और मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग करके लोगों को वहां से निकाला। शहर में तकरीबन 1 हफ्ता फसादात जारी रहे और बहुत से लोग मारे गए। अयोध्या में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग और आडवाणी की गिरफ्तारी का बदला बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर VP सिंह से लिया। पार्टी ने लोकसभा में हुकूमत की सपोर्ट खत्म कर दी। VP सिंह के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई और उन्हें हटा दिया गया। अगले वर्ष मई से जून 1991 तक जनरल इलेक्शंस हुए। इन्हीं इलेक्शंस के दौरान गांधी खानदान को एक और ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी के बेटे और कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राजीव गांधी तमिलनाडु में खुदकुश हमले में मारे गए। उन्होंने 1987 में जब श्रीलंका में खाना जंगी चल रही थी तो वहां हुकूमत की मदद के लिए फौज उतारी थी। तमिल बागियों ने इसी फौज पर भरपूर हमले भी किए थे, जिसमें 1000 से ज्यादा भारतीय फौजी मारे गए थे। इन्हीं हमलों की वजह से भारतीय प्रेस में उस वक्त श्रीलंका को इंडिया का वियतनाम कहना शुरू कर दिया गया था। तो खैर, भारी जानी नुकसानात की वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 में श्रीलंका से फौज वापस बुला ली थी। श्रीलंका में इसी फौजी मुदाखलत का बदला लेने के लिए ही इंडिया में तमिल बागियों ने राजीव गांधी को कत्ल कर दिया। इस कत्ल की वजह से एक बार फिर कांग्रेस को हमदर्दी का वोट मिला, जैसा कि 84 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद मिला था। कांग्रेस ने 244 सीट्स जीतकर फिर हुकूमत बना ली। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन अब बीजेपी ने भी पहले से बहुत ज़्यादा सीट्स जीत ली थी। पिछली 86 सीट्स के मुकाबले में अब उनकी 120 सीट्स थी। इस कामयाबी में बीजेपी के लिए सबसे अहम पॉइंट ये था कि वो रियासत उत्तर प्रदेश से भी जीत गए थे। वही रियासत जहां अयोध्या शहर था और जहां राम मंदिर की तामीर के लिए उन्होंने तवील रथ यात्रा की थी। कल्याण सिंह यूपी के वज़ीर आला बन गए। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने की प्लानिंग करने वाले बीजेपी कारकुनों का साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने मस्जिद की सिक्योरिटी पर तैनात फोर्सेस की तादाद इंतहाई कम कर दी। 6 दिसंबर 1992 में बीजेपी और दूसरी तंजीमों के इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया। मस्जिद की सिक्योरिटी पर तैनात तमाम अहलकार हमला शुरू होते ही गायब हो गए। इसके बाद हमलावरों ने मस्जिद को बड़ी आसानी से गिरा दिया। जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई उसी रोज़ कल्याण सिंह मुस्तफ़ी हो गए, जबकि कांग्रेस की मरकजी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में सदर राज नाफिज कर दिया। भारत के अंदर एक बार फिर हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। मस्जिद की ज़मीन का मामला दोबारा अदालत में चला गया। अदालत से फिर जो भी फैसला आता, लेकिन ये हकीकत थी कि बीजेपी अपना पहला मार्का सर कर चुकी थी और अब उनका दूसरा मार्का था कि वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाए। मैक्यूरस फेलोज, बाबरी मस्जिद का गिरना बीजेपी के पॉलिटिकल कैरियर का एक अहम संग मील था। इस वाक़े से बीजेपी का वोट बैंक बहुत बढ़ गया। ताहम 96 से 99 तक का दौर बीजेपी और इंडियन हिस्ट्री के लिए बड़ा कंट्रोवर्शियल पीरियड था। इसकी वजह यह थी कि 96 के जनरल इलेक्शंस में कोई जमात हुकूमत बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल नहीं कर सकी थी। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी महज 16 रोज़ के लिए वज़ीर आज़म बन सके थे। इसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनती बिगड़ती रही। फरवरी 1998 में मिड टर्म इलेक्शन तक करवाना पड़ गए। इसमें बीजेपी को 182 सीट्स मिली। एक बार फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनी। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन यह हुकूमत भी बमुश्किल 1.5 बरस ही चल सकी। ताहम इन 1.5 बरसों में बहुत से अहम वाक़यात इंडियन हिस्ट्री के वाक़या हुए। एक तो ये कि वाजपेयी गवर्नमेंट ने मई 98 में राजस्थान में 5 एटमी धमाके किए। इस पर पाकिस्तान ने भी जवाब में 6 एटमी धमाके कर दिए। अगले बरस वाजपेयी दोस्ती बस में बैठकर पाकिस्तान आए और अच्छे ताल्लुकात के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए।
लेकिन आप हमारी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के इन इकसात में देख चुके हैं कि कैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल जंग छेड़कर अमन का ये यूनिक चांस खाक में मिला दिया था। खैर साथियों, सितंबर और अक्टूबर 1999 में दूसरी मरतबा मिड टर्म इलेक्शन हो गए। बीजेपी को इस मरतबा भी 182 सीट्स मिल गई। इस बार भी उसने पिछली की तरह छोटी जमातों को साथ मिलाकर एक कोलेशन गवर्नमेंट, एक इत्तेहादी हुकूमत बनाई, क्योंकि मतलूबा 272 सीट्स किसी के पास नहीं थी। लेकिन अब यह हुआ कि कोलेशन गवर्नमेंट गिरी नहीं बल्कि 5 वर्ष पूरे करने में कामयाब हुई। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। बीजेपी इंडियन हिस्ट्री में कांग्रेस के बाद वो पहली जमात थी जिसने पूरे 5 साल हुकूमत की थी, और यही वो स्टेबिलिटी का दौर था जिसने गुजरात में नरेंद्र मोदी को जन्म दिया। वो नरेंद्र मोदी जो भारत का फ्यूचर फेस बनने वाले थे। साथियों, जब एल.के. अडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की थी तो उनके ट्रक पर एक 40 साला गुजराती कारकुन भी खड़ा होता था। ये कारकुन नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी के अहम कारकुन थे। वो 8 वर्ष की उम्र में ही आरएसएस से वाबस्ता हो चुके थे। इसके बाद 1985 तक वो इसी तंजीम का हिस्सा रहे। 85 में वो आरएसएस के पॉलिटिकल विंग बीजेपी में शिफ्ट हो गए। 1998 से 2001 तक वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रहे। 2001 में उनके कैरियर में एक अहम मोड़ आया जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने खराब गवर्नेंस की वजह से गुजरात के चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल को बरतरफ कर दिया। उनकी जगह नरेंद्र मोदी को सीएम गुजरात बना दिया गया। हुकूमत में आने के अगले ही वर्ष 2002 में गुजरात में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। ये फसादात भी राम मंदिर तहरीक ही की कंटिन्यूशन थे, क्योंकि उस वक्त से हालात बिल्कुल नॉर्मल सतह पर नहीं आए थे। हुआ ये था कि 27 फरवरी 2002 की सुबह रियासत गुजरात के शहर गोधरा में अयोध्या से आने वाले यात्रियों के ट्रेन को जला दिया गया। 59 लोग हलाक हो गए। इस ट्रेजेडी के बाद गुजरात में हिंदू मुस्लिम फसादात तेजी से फूट पड़े। इन फसादात में, इन हंगामों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। नरेंद्र मोदी पर ऐसे इल्जामात लगे कि ये फसादात उनकी हमायत से हुए हैं, या फिर ये कि दौरान फसादात उन्होंने मुसलमानों को बचाने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के एक जूनियर वजीर हारेन पांड्या, जो कि रियासत के होम मिनिस्टर भी रह चुके थे, उन्होंने भी एक बड़ा अहम बयान दिया। पांड्या ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पुलिस को हदायत की थी कि वो हिंदुओं पर ज़्यादा सख्ती ना करें। हारेन पांड्या को 2003 में कत्ल कर दिया गया। एक पुलिस अफसर संजीव भट्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट में हल्फिया बयान दिया कि नरेंद्र मोदी ने फसादात रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये दावा भी किया कि नरेंद्र मोदी ने आला हुकूमती अफसरों की एक मीटिंग में कहा था कि मुसलमानों को सबक सिखाने की जरूरत है। इस हल्फिया बयान के बाद संजीव भट्ट मुश्किलात का शिकार हो गए। उन्हें पहले पुलिस से निकाला गया, फिर 20 साल पुराने एक मुकदमे में 20 साल की जेल हो गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात की इंक्वायरी के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई थी। इस टीम ने 2012 में नरेंद्र मोदी को तमाम इल्जामात से क्लीन चिट दे दी। इस क्लीन चिट के खिलाफ जो अपीलें की गई उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ब्रिटिश मीडिया ग्रुप BBC ने गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी के किरदार पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, जिसे इंडिया में बैन कर दिया गया। साथियों, फसादात के बाद नरेंद्र मोदी की गुजरात की सियासत पर गिरफ्त रफ्ता रफ्ता बहुत मजबूत होती गई। नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक तकरीबन 13 ईयर्स तक गुजरात के वज़ीर आला रहे। इस दौरान 2004 में भारत में सियासी बसात एक बार फिर पलटी। बीजेपी इलेक्शन हार गई थी और कांग्रेस एक बार फिर इक़्तिदार में आ गई थी। कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और 2014 तक इक़्तिदार में रहे। लेकिन इस दौरान नरेंद्र मोदी ने गुजरात में काया पलट काम किए। वो ऐसे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कामयाबी का सियासी मॉडल 2 पिलर्स पर खड़ा किया था, एक हिंदू नेशनलिज्म पर और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अनथक काम पर। नरेंद्र मोदी के दौर में गुजरात को भरपूर तरक्की मिली। उन्होंने गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सड़कों का जाल बिछाया और इंडस्ट्री पर टैक्सेस कम किए। मोदी की कोशिशों से फोर्ड, सुजुकी और टाटा कंपनीज ने गुजरात में बड़े बड़े प्लांट्स लगाए और खूब इन्वेस्टमेंट्स की। इसके अलावा गुजरात में बिजली की पैदावार में भी इजाफा हुआ। नरेंद्र मोदी के दौर में गुजरात की इकॉनमी ने 9.8% की रफ्तार से तरक्की की, जबकि उस वक्त बाकी भारत की तरक्की की शरह 7.7 थी। यानी गुजरात बाकी पूरे मुल्क से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा था।
नरेंद्र मोदी की कामयाब इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंडियन एक्सपर्ट्स ने मोदीनॉमिक्स का नाम भी दिया और इस टाइटल से कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। इस जबरदस्त मुआशी तरक्की की वजह से बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी का सियासी कदकाठ बहुत बढ़ गया। अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी के बाद अब बीजेपी के तीसरे बड़े लीडर वही बन गए थे। उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए भी अब देखा जाने लगा था। इसकी वजह यह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जो मुसलसल बीमार रहते थे, वो बरसों पहले ही अमली सियासत से दस्तबरदार हो चुके थे। उनके बाद दूसरे सीनियर लीडर एल के अडवाणी 85 बरस 85 ईयर्स के हो चुके थे। इसलिए उनके लिए भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनना मुश्किल काम था। जबकि 63 साल 63 ईयर्स ओल्ड तजर्बाकार नरेंद्र मोदी इन दोनों की निस्बत सेहतमंद भी थे और एक्टिव भी थे। यही वजह थी कि 2013 में बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सीनियर लीडर एल के अडवाणी के बजाय नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद कर दिया। नरेंद्र मोदी को अब आइंदा इलेक्शन में डबल एज हासिल था। एक तरफ भारत का मेजोरिटी हिंदू मिडिल क्लास वोट बैंक उनके साथ था, फिर बहुत से सेकुलर भारतीय भी उनकी गुजरात में कामयाब इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से उनके साथ थे। मतलब उनकी जीत की फ़ज़ा पहले से बन चुकी थी। इसी फ़ज़ा को देखते हुए बीजेपी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन किसी आइडियोलॉजिकल नारे की बुनियाद पर नहीं बल्कि शख्सियत की बुनियाद पर चलाई, यानी अब की बार मोदी सरकार। अप्रैल और मई 2014 में भारत में होने वाले जनरल इलेक्शंस में बीजेपी ने इंतहाई शानदार कामयाबी हासिल की। पार्टी ने पहली बार लोकसभा की 295 सीट्स जीत ली, 295 सीटें, यानी हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी 272 सीट्स से भी ज़्यादा। यूँ नरेंद्र मोदी भारत के ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी गुजरात का 2 पिलर्स मॉडल यानी थियोक्रेटिक नेशनलिज्म और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को आगे बढ़ाया। ये मॉडल इतना कामयाब रहा कि वो पिछले 10 बरस से भारत के इंतहाई ताकतवर और मकबूल वज़ीर-ए-आज़म हैं, और ऐसे ताकतवर कि उन्होंने बीजेपी के वो दोनों वादे पूरे किए जो पार्टी ने अपने क़याम के वक्त किए थे। अगस्त 2019 में भारतीय आइन का आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर को भारत में ज़म कर लिया गया। फिर इसी साल नवंबर में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की ज़मीन मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं के हवाले करने का हुक्म भी जारी कर दिया। अगले वर्ष अगस्त में नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद रखी। 40 किलोग्राम वजनी चांदी की ईंट को बुनियाद में रख दिया गया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने हिंदू अकायद के मुताबिक तमाम मुकद्दस रसूमात भी अदा की। रसूमात की अदायगी के बाद चांदी की ईंट को हटाकर बुनियाद में दूसरी ईंटें रख दी गई। इसके बाद मंदिर की तामीर जोरों शोर से शुरू हो गई। 22 जनवरी 2024 के दिन भारत के आइंदा जनरल इलेक्शन से चंद माह पहले नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह भी कर दिया। इससे उन्हें एक बार फिर हिंदू मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली, जिसकी वजह से एक बार फिर ख्याल किया जा रहा है कि वो अगला इलेक्शन भी शायद जीत जाए। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की इंतहाई मुख्तसर मिनी सीरीज़ इस वीडियो के साथ मुकम्मल होती है। इससे पहले हमने आपके लिए हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की 65 एपिसोड्स मुकम्मल की हैं। ये एक तवील सीरीज़ है पाकिस्तान की तारीख पर जो 2006 तक मुकम्मल है। ये सीरीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जानिए अमेरिका की कोलंबस से पहले और बाद की तारीख क्या थी, और ये रही हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान पर हमारी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री सीरीज़।